हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने वादा किया था आपसे कि मैं एक एक सीरीज बाय सीरीज सारी चीजों को खत्म करूंगा। उसी सीरीज के उपलक्ष्य में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री बहुत लोगों का क्या होता है, एक फोबिया होता है जिससे लोग भागते हैं और इसको सीखने का थोड़ा सा इनमें हेजिटेशन होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि शुरुआत से ही इन चीजों को पढ़ना शुरू करते हैं और ज्योमेट्री का एकदम जो बेसिक होता है, अगर कोई बच्चा कुछ भी ना जानता हो ज्योमेट्री के बारे में, हम वहां से शुरू करेंगे और पूरे मेंस लेवल तक के ज्योमेट्री को पढ़ेंगे। जैसे सीजीएल मेंस में जहां तक का ज्योमेट्री पूछा जाता है, उस तरह से एक एक करके हम पूरे प्री से लेकर के मेंस तक। और उसके बाद एक और चीज, जैसे बात कर रहे हैं कि एनटीपीसी की हो या अदर और एग्जाम कोई भी बिहार का हो या कोई भी बिहार टीचर का भी एग्जाम जैसे चल रहा है, तो उन सब में जो क्वेश्चन आएगा तो 100% गारंटी है कि आपका इससे क्वेश्चन मैच कर जाएगा। आप पूरा सीरीज देखेंगे, आपको हर दिन एक वीडियो इस पर ज्योमेट्री पर आधारित आपको मिलेगा और एक हमारी श्रृंखला होगी जो पूरे ज्योमेट्री को कंप्लीट करके हम छोड़ेंगे। तो चलिए, इसी उपलक्ष्य में हम लोग क्या करते हैं, आज ज्योमेट्री की शुरुआत करते हैं। और ज्योमेट्री का जो शुरुआत हुआ है, हम इस बारे में चर्चा करते हैं कि ज्योमेट्री की आखिरकार शुरुआत जो है वो कहां से की गई है। ठीक है, तो एक बात हम लोग जानते हैं क्या कि ज्योमेट्री जब शुरुआत किया गया था तो मात्र एक बिंदु के द्वारा ही ज्योमेट्री का शुरुआत हुआ था, यानी कि एक पॉइंट के द्वारा शुरुआत हुआ था। यानी सीधा सा बात है, पॉइंट से ही सारे पूरे ज्योमेट्री का निर्माण होता है। आइए देखते हैं कैसे, कि जैसे अगर हम बिंदु की परिभाषा, आपको ये सब मेरा जो क्लास होगा थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि थोड़ा पेशेंस रख के आपको सीखना होगा, क्योंकि जब मैं पढ़ाऊंगा तो पूरा बेसिक टू एडवांस तक का कॉन्सेप्ट दूंगा। आपको पेशेंस रखना है और धीरे धीरे जो चीज आपको चाहिए वो बिल्कुल मैं कंटेंट के रूप में आपको उपलब्ध करवाऊंगा, लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के आप पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं अब हम। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि सबसे पहला जो हम पॉइंट देते हैं वो बिंदु का देते हैं। ठीक है, तो अगर हम ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होता है वो बिंदु। बिंदु का इंग्लिश जो होता है वो होता है पॉइंट। चलिए, अब हम इसके बाद सबसे पहले क्या करते हैं कि बिंदु की जो परिभाषा होती है हम वहां से स्टार्टिंग करते हैं। तो अगर हम बिंदु की परिभाषा बोलें तो जैसे अगर एक आप ये मार्कर उठाए हुए हैं और इस मार्कर से एक बोर्ड पर डॉट लगा देंगे तो यही बिंदु कहलाता है। सीधा सा बात है, और ये बिंदु कहलाता है। तो इसमें क्या होती है, एक बात आपको ध्यान रखनी है, इसमें ना तो लंबाई होती है, ना तो चौड़ाई होती है और ना ही ऊंचाई होती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, बिंदु। अच्छा, एक बात और है कि बिंदु को हम लोग एक पॉइंट के द्वारा दर्शाते हैं और उसको एक अंग्रेजी के कैपिटल लेटर के द्वारा दर्शाया गया। जैसे एक बिंदु ए है तो कैपिटल बिंदु ए से दर्शाएंगे, अगर एक पॉइंट बी है तो इसको पॉइंट बी से दर्शाएंगे, अगर ये पॉइंट सी है तो पॉइंट सी से दर्शाएंगे। यानी एक कैपिटल लेटर के द्वारा हम इसको दर्शा सकते हैं। चलिए, तो बिंदु की जो परिभाषा होती है वो हम लिखते हैं कि जिसकी ना तो लंबाई हो, आप नोट भी करते चलेंगे, जिसकी ना तो लंबाई हो ना ही चौड़ाई हो और ना ऊंचाई हो, बिंदु कहलाता है। बिंदु कहलाता है। चलिए, ये डिफिनेशन रहा इसका, है ना। तो बिंदु की ना तो लंबाई, ना तो चौड़ाई और ना ही ऊंचाई होती है, वो बिंदु होता है। चलिए, अब हम आगे सेक्शन पे बढ़ते हैं। तो जैसे कि अगर जैसे ही आपका बिंदु समाप्त होता है तो हम दूसरा वर्ड यूज करते हैं, और पहला पॉइंट हमारा बिंदु था, सेकंड पॉइंट इसी से हम लोग रेखाखंड का निर्माण करते हैं। जैसे रेखाखंड के बारे में अब हम लोग जानते हैं, इसके हर टर्म्स पर हम लोग चर्चा करेंगे। रेखाखंड का मतलब होता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट इसका इंग्लिश में नाम होता है, हम दोनों वर्जन को यूज करते हुए पढ़ेंगे। तो रेखाखंड का मतलब होता है लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, आप देखिए, जब मैंने बोला कि ज्योमेट्री की शुरुआत बिंदु से हुई है तो हम एक एक बिंदु को क्या करते हैं, यहां से मिलाना शुरू करते हैं। अब छोटे छोटे डॉट्स को मिलाएंगे
तो जब बहुत सारा बिंदु आपस में मिल जाएगा तो इसी बिंदु के पूरे मिलने से एक रेखाखंड का निर्माण होता है। यानी कि इस रेखाखंड में छोटे छोटे डॉट्स हैं जो प्रत्येक बिंदु के मिलाने से ये बनी है। बात को समझ गए होंगे। तो ये हमारा रेखाखंड रहा। जब हम रेखाखंड की बात करते हैं तो इसका ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों एंड पॉइंट होता है। रेखाखंड का अर्थ क्या होता है? रेखा का टुकड़ा, यानी कि रेखा मतलब लाइन, और जो लाइन के टुकड़ा को हम लोग बोलते हैं रेखाखंड। ठीक है, तो रेखाखंड की जब बात करते हैं तो इसको ना तो इधर बढ़ाया जा सकता है और ना ही इधर बढ़ाया जा सकता है, ये बिल्कुल फिक्स होता है। चलिए ठीक है, अब जब हमको इसको ग्रामेटिक मतलब दर्शाने की बारी आती है तो जानते हैं कि एक बिंदु को हम ए के द्वारा दर्शाते हैं, इसके दूसरे बिंदु को हम बी को द्वारा दर्शाते हैं, और जब हमको ए बी रेखाखंड की जानकारी देनी होती है तो हम उस पर ए बी लिख देते हैं और उस पर एक रेखाखंड का साइन लगा देते हैं। और जब आपको ज्योमेट्री में ये बात पढ़ना होगा तो ये क्या आप पढ़ेंगे, इसको आप ए बी रेखाखंड के रूप में इस बात को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब ज्यादा बात ना करते हुए फिर तीसरे की तरफ चलते हैं, और तीसरा जो पॉइंट है हमारा वो है किरण। किरण का मतलब होता है रे। ठीक है, इस बात को आप समझे होंगे। अब किरण क्या होता है? तो ये भी एक बिंदुओं का समूह होता है, लेकिन देखिए क्या होता है, किरण और रेखाखंड में क्या अंतर है कि जैसे एक पॉइंट हमारा ये है और ऐसे अगर खींच के एक तीर का निशान बना दे एक साइड में तो ये किरण कहलाता है। और किरण के बारे में अगर हम बात करें, यानी रे के बारे में जब हम बात करें, तो अगर आप इसको दर्शाएंगे तो आपको दर्शाना होगा क्या, ए बी, और इस पर इसका साइन लगाना होगा। एक तरफ एंड पॉइंट होगा और एक तरफ आपके तीर का निशान होगा, ये आपका किरण कहलाएगा। तो कभी भी ऐसा लिखा हुआ आप जब देखेंगे तो ए बी किरण उसको समझा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए इसमें खास बात क्या है वो जान लेते हैं। इसका ये पॉइंट तो बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, यहीं पे एंड कर जाएगा, लेकिन इसका अगला पॉइंट जो होगा आगे की तरफ प्रोसीड करेगा, यानी कि ये ऐसे कुछ चलता हुआ इनफाइनाइट तक चला जाएगा। ठीक है, तो आपको बिंदु, रेखाखंड और किरण के बारे में ये जानकारी होगी, या हो सकता है आपको पहले से होगी, लेकिन हमको ये इंफॉर्मेशन देना जरूरी था क्योंकि जिनको नहीं आता है वो भी लोग इन पूरे वीडियो में एक छोटे छोटे पॉइंट्स को भी सीख सकें। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे ही हम इन चीजों को बात करते हैं तो अब चौथी जो बात हम करेंगे वो रेखा की करेंगे। चलिए, तो अगला हेडिंग जो हम लोग देते हैं रेखा। अब बात करते हैं रेखा क्या है, ध्यान देना है। तो रेखा का मतलब होता है लाइन, इसका इंग्लिश होता है। ठीक है, अब लाइन क्या है इस बारे में हम लोग बात करते हैं। तो जब लाइन की बात करते हैं तो इसके डेफिनेशन पर हम लोग देखते हैं क्या कि लाइन में जो होता है ये दोनों तरफ से तीर का निशान होता है। यानी कि रेखा में हम लोग क्या करते हैं, अगर इसको ए माने और इसको बी माने तो इसका मतलब कि इसको भी ए से इनफाइनाइट तक बढ़ाया जा सकता है और इसको भी बी से इनफाइनाइट तक बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब ये रेखा है जिसको दोनों ओर से इनफाइनाइट दूरी तक बढ़ा सकते हैं। जब हम इसको रेखाखंड के रूप में लिखेंगे तो इसको ए बी लिखेंगे और ऊपर में हम इसको रेखाखंड के द्वारा सूचित कर देंगे, तो ये हमारा लाइन हो गया, यानी रेखाखंड हो गया। तो अभी तक हमने बिंदु, किरण, रेखाखंड और रेखा की जानकारी प्राप्त कर ली है। चलिए अब क्या होता है, इसी रेखा और इन्हीं चीजों से हम कोण का निर्माण करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। हमने आपको बोला कि सारा चीज बिंदु से ही बना हुआ है, तो बिल्कुल बिंदु से बना हुआ है। आप देख रहे हैं एक एक लाइन पे डॉट जब आ रहा है तो बिंदु बन रहा है, उसी से रेखा बन रहा है, उसी से रेखाखंड बन रहा है, उसी से किरण बन रहा है। ठीक है, तो अगला हमारा जो हेडिंग होगा वो अब हम कोण पे आते हैं। बहुत ध्यान से समझेंगे आप, कोण क्या होता है, बिल्कुल बेसिक नॉलेज मिलेगा। तो अगर हम बात कर रहे हैं कोण, तो कोण क्या है? कोण का मतलब होता है एंगल। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, एंगल का मतलब ये होता है कि जब दो किरण के बीच का भाग आप लेते हैं तो उसको कोण बोलते हैं। अब बहुत ध्यान से बात को समझना है, यानी कि एक पॉइंट इंड होगा जहां से एक पॉइंट ऐसा निकलेगा और हम यहां से एक पॉइंट ऐसा निकालेंगे। ठीक है, अब इस पॉइंट को हम लोग ओ मान लेते हैं और इस पॉइंट को ए मानते हैं और इस पॉइंट को बी मानते हैं। ठीक है, आपको अगर कोण की परिभाषा सिंपल वे में जाननी है
तो हम बोलेंगे कि दो किरणों के बीच के भाग को कोण कहा जाता है। आप देखिए ध्यान से, यहां पर पहली किरण OA है और दूसरी किरण OB है और इसका एक उभयनिष्ठ बिंदु O है और इसके बीच का जो पार्ट है वही हमारा एंगल कहलाता है। इसी को हम थीटा वगैरह से सूचित करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, कोण है। अच्छा, अभी कौन सा कोण है, अधिक कोण है, न्यून कोण है, सम कोण है, इसके बारे में हम बाद में जानेंगे। फिलहाल अभी हम सिर्फ कोण की बात कर रहे हैं। अब देखिए कोण को पढ़ने का तरीका होता है। जैसे आपने बिंदु को पढ़ा, क्या ध्यान दीजिएगा, हर बात का हम आगे यूज करेंगे। बिंदु को पढ़ा आपने एक पॉइंट की जगह और एक लेटर से समझा। उसी तरह किरण को आपने क्या कहा, AB और 2 पॉइंट से समझा, यानी कि 2 लेटर्स होंगे यहाँ पे। इस तरह से किरण हो गया, ये रेखाखंड हो गया। यहां पर भी 2 लेटर्स ले रहे थे और AB लाइन भी ले रहे थे, तो 2 लेटर्स ले रहे थे। जब हम एंगल में आएंगे तो 3 लेटर्स का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए बहुत ध्यान से, यहां तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमको कोण को पढ़ने का तरीका जानना है तो हम बिल्कुल बेसिकली जान लेते हैं कि जैसे इस कोण को हम कैसे पढ़ें और इस कोण को हम इस वाले वर्जन पे कैसे लिखें। तो सबसे पहले जिस कोण को पढ़ना होता है उसको आपको बीच में रखना होता है, बाकी दोनों को आप लगा सकते हैं। यानी कि हम इस कोण को पढ़ सकते हैं AOB, या इस कोण को हम पढ़ सकते हैं एंगल AOB, ठीक है। बात समझ में आ गया होगा। यानी कि ये वाला पार्ट जो होगा वो हमेशा ही बीच में होगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, अगर कहीं यहां पर लिखा हुआ रहेगा BAO तो वो इस कोण का पार्ट नहीं होगा। चलिए, आप कोण के बारे में जानकारी भी ले लिए होंगे, तो ये बात आपको बिल्कुल आसानी से पता चल गया होगा कि 2 किरणों के बीच के भाग को हम कोण कहते हैं और कोण का भी हम यहां से खत्म करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, और अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है समांतर रेखा। ध्यान देते जाइएगा, इन सम टर्म्स का बहुत यूज होगा। समांतर रेखा क्या होता है, यानी कि इंग्लिश में हम लोग इसको पैरेलल लाइंस बोलते हैं। पैरेलल लाइंस बोला जाता है इस पार्ट को। अब समांतर रेखा या पैरेलल लाइंस क्या है, इस बारे में हम लोग जानते हैं। समांतर का मतलब क्या होता है, एक बात बहुत ध्यान से देखना है कि 2 रेखाएं हैं, ठीक है। 2 रेखाएं, रेखा लगा हुआ है तो दोनों तरफ से आप इस तरह का साइन का प्रयोग करेंगे। हमने पहले ही बोला है कि दोनों तरफ से इनफाइनाइट दूरी तक बढ़ाएंगे, उसको रेखा बोलते हैं। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरी रेखा इसके सामने में खींचेंगे। अब क्या करना है कि समांतर रेखा किसको कहते हैं कि जैसे ही हम इसको बढ़ाना शुरू करेंगे यहां से और इसको इनफाइनाइट दूरी तक बढ़ाते चल जाए, इनफाइनाइट दूरी तक, और इधर से भी इनफाइनाइट दूरी तक बढ़ाते चले जाएं, एक दूसरे को नहीं काटेगी। बात समझ में आ रहा है। समांतर रेखा जब भी होगी तो दोनों तरफ से 2 रेखाएं ऐसे लेंगे और दोनों को जब दोनों तरफ से, क्योंकि रेखा है दोनों तरफ से बढ़ाया जा सकता है, और जब दोनों तरफ से उसको बढ़ाएंगे तो वो कभी नहीं एक दूसरे को काटेगी, किसी भी पॉइंट पे नहीं काटेगी। यानी कि तब हम बोल सकते हैं कि वो समांतर रेखा है, ठीक है। आप समांतर रेखा को साइन में दर्शा सकते हैं। जैसे हम इस रेखा को AB बोलते हैं और इस रेखा को हम लोग CD बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम AB और CD रेखा को दिखाएं और हमको समांतर का साइन का प्रयोग करना हुआ तो हम लिखेंगे AB, ठीक है। इस रेखा को लिखेंगे और जब समांतर होगी तो पैरेलल का 2 लाइन होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखते हैं इसको CD। तो AB पैरेलल CD हम इस तरह से समांतर रेखा को दर्शा सकते हैं। ये भी बात आपको समझ में आ गया होगा कि समांतर रेखा क्या होता है। अब समांतर रेखा से लेके एक प्रॉपर्टी और हमारे पास है, क्या है कि अगर आप क्या करेंगे, इनके बीच की दूरी को नापेंगे। इनकी बीच की दूरी मान लेते हैं कि अगर x सेंटीमीटर है तो ये भी दूरी जो होगी वो x सेंटीमीटर होगी, ये भी दूरी जो होगी वो x सेंटीमीटर होगी। यानी कि अगर 2 समांतर रेखाएं हैं तो उसके प्रत्येक बीच की जो दूरी होगी वो हमेशा और हमेशा हर जगह पर, हर बिंदु पर समान होगी। जितने बिंदु हैं, इनफाइनाइट बिंदु हैं रेखा पर, और इनफाइनाइट जगह अगर बनेगा तो उन दोनों के बीच की दूरी जो होगी वो समान होगी। चलिए, हमने समांतर रेखा में यही दोनों बातों को पढ़ा है। समांतर रेखा मतलब 2 लाइंस होते हैं और इसको समांतर में ऐसे दिखाया जाता है और उनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब समांतर रेखा को जब हम खत्म करते हैं तो इसी का दूसरा भाग होता है प्रतिच्छेदी रेखा। वो क्या होता है, अब इसके बारे में हम लोग
थोड़ा जानते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग बात करते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा जिसको हम लोग बोल सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस, थोड़ा ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकता है तो आप उस पर ना ध्यान दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। प्रतिच्छेदी रेखा इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है? पैरेलल लाइन का जस्ट अपोजिट है कि जैसे कोई रेखा है, दो रेखा, जैसे एक रेखा AB है और दूसरी रेखा को हम मान लेते हैं कि ये रेखा आपकी CD है और ये एक बिंदु पर काट रही है, ठीक है। मान लेते हैं वो बिंदु पर काट रही है, तो प्रतिच्छेदी मतलब इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट का मतलब होता है काटना, एक दूसरे को कट कर जाना। तो ये प्रतिच्छेदी रेखा है क्योंकि एक रेखा AB और एक रेखा CD इन दोनों को काट रही है, ठीक है। अब देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर हम आपसे ये बात पूछे कि ये पैरेलल लाइंस हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइंस है, तो आपका ख्याल क्या होगा? तो आपको क्या करना है, इसको बढ़ा के चेक करते हुए जाना है, ठीक है। बात समझ में आया? तो इधर तो देख रहे हैं कि इधर ये नहीं कटेगा, लेकिन जैसे ही हम इसको आगे मीट कराएंगे ये पूरा मामला कट जाएगा। तो ये पैरेलल लाइन नहीं है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन का एक उदाहरण हमारे पास है। चलिए इतने चीजों को, हम बेसिक चीजों को जान लिए। हमने क्या क्या जाना अभी तक वो बात हम अभी चर्चा में लाते हैं और फिर हम त्रिभुज की शुरुआत करते हैं, यानी ट्रायंगल की शुरुआत करते हैं। और ट्रायंगल क्या होता है इसके बारे में एकदम बेसिक से छोटे छोटे बातों पर चर्चा करेंगे आज। तो हमने पढ़ा अभी तक जो, उसमें पर सबसे पहले हमने पढ़ा कि बिंदु का जो ज्योमेट्री का जो शुरुआत होता है वो बिंदु से होता है और बिंदु से ही रेखाखंड का निर्माण होता है, उसी से ही किरण का निर्माण होता है और उसी से ही रेखा का निर्माण होता है। मैं सारे बातों को अगर आपको बोल रहा हूँगा, आपके दिमाग में वो छवि बननी चाहिए जो फिगर मैंने आपको दर्शाया है, कितने लेटर से दर्शाया है और कैसे दर्शाया है। उसके बाद अगर आप कोण की बात करते हैं तो कोण को 3 लेटर्स के द्वारा दर्शाया जाता है। जिस कोण को लिखना होता है उसको बीच पार्ट में, उसके बीच वाले को हमेशा बीच में रखते हैं, बाकी को इधर उधर रख सकते हैं। समांतर रेखा क्या होती है और प्रतिच्छेदी रेखा यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, इन सभी बातों को हमने डिस्कस कर लिया है। आइए अब हम चलते हैं त्रिभुज पर, ठीक है। और अब हमारा जो क्लास है वो बेसिक की तरफ से, बहुत ज्यादा बेसिक क्लास नहीं होगा, एक छोटा सा क्लास ही होगा जिसपे बेसिक होगा। तो छोटे छोटे पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, शुरुआत कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ऊपर से चला जाए और सारा चीज हो जाए। जब क्वेश्चन पे आना होगा तो मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आपको करवाऊंगा जो मेंस लेवल पे होंगे, लेकिन उसके लिए आपका बेस तैयार करना मेरे लिए बहुत जरूरी है, तो मैं आपका बेस पहले तैयार करूंगा। चलिए अब आगे ज्यादा बात नहीं करते हैं और अब शुरुआत करते हैं ट्रायंगल की। तो बात करते हैं त्रिभुज की, तो हम हेडिंग लगाते हैं यहाँ पे त्रिभुज, और त्रिभुज की जब बात करते हैं तो इसको हम इंग्लिश में ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। अब ट्रायंगल क्या होता है इस बात को समझते हैं एकदम छोटे से पार्ट में। तो ट्रायंगल क्या होता है, तो सबसे पहले ट्रायंगल का मतलब ही होता है, ट्राई मतलब होता है 3 और एंगल मतलब होता है कोण, ठीक है। और अगर इसी का नाम देखिए त्रिभुज यानी 3 भुजाओं वाला, तो उसको त्रिभुज बोलते हैं। जैसे अब अगर हम ऐसा बात बोले और क्या क्या ट्रायंगल में प्रॉपर्टी होता है उस बात को देखेंगे। त्रिभुज का मतलब 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज बोला जाता है, ठीक है। अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। जब हम 3 भुजाओं की बात करते हैं तो इसमें 3 भुजाओं क्या क्या होते हैं ये बात हम समझते हैं अब, और इसमें कौन कौन से इसके त्रिभुज के अंग होते हैं उन सब पर भी चर्चा करनी होगी हम लोग को। तो जैसे हम एक ट्रायंगल बना लिए ABC, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो हम लोग इसको क्या कर लिए, ये त्रिभुज है। अब देखिए सबसे पहले इसमें क्या क्या होता है आप देखेंगे ध्यान से। तो त्रिभुज में सबसे पहले शीर्ष होता है, एक एक पार्ट पर ध्यान रखना होगा। शीर्ष का मतलब होता है वर्टेक्स, ठीक है। शीर्ष का मतलब होता है वर्टेक्स, हम इसके बारे में सबसे पहले जानते हैं।
तो त्रिभुज के 3 वर्टेक्स होते हैं। वर्टेक्स का मतलब शीर्ष, और शीर्ष का मतलब ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। त्रिभुज के ये तीनों शीर्ष हैं, ठीक है। और शीर्ष एक बिंदु के द्वारा दिखाया गया है, इसलिए हम बोलेंगे कि पहला शीर्ष होगा आपका ए, त्रिभुज का दूसरा शीर्ष आपका होगा बी, और त्रिभुज का तीसरा शीर्ष जो होगा वो आपका होगा सी। यानी कि 3 शीर्ष होते हैं। 3 शीर्ष के बाद हम लोग चलते हैं भुजा पर, कि त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती हैं। भुजा का मतलब हम लोग लिखते हैं साइड। अब देखिए साइड कैसे दर्शाया जाता है, तो साइड क्या है, रेखाखंड, ठीक है। रेखाखंड है यहां पर, क्योंकि दोनों तरफ से क्लोज्ड है, एक रेखाखंड, दूसरी रेखाखंड और तीसरी रेखाखंड। तो जब हम त्रिभुज के भुजाओं की बात करते हैं तो सबसे पहली भुजा जो होगी वो ए बी होगी, आपको ये बात पता है। दूसरी भुजा जो होगी वो बी सी होगी, और जो तीसरी भुजा होगी वो सी ए होगी। आपको एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का ध्यान रखना है। जैसे आप इस ओर से जा रहे हैं ए बी बी सी, देन आपको सी ए तक जाना होगा। आप ऐसा नहीं कि ए बी बी सी और सी ए इधर से लिख दें, हालांकि वो वैलिड होता है, लेकिन आपको एक सीक्वेंस में जाना है, ठीक है। तो त्रिभुज में 3 शीर्ष आपको पता चल गया, त्रिभुज में 3 साइड्स आपको वो भी पता चल गया। अब देखिए त्रिभुज के कोण देखते हैं हम लोग। कोण मतलब होता है एंगल। अब त्रिभुज के एंगल्स को हम लोग कैसे समझें, देखिएगा ध्यान से। अगर त्रिभुज के एंगल की बात करें तो जब 3 वर्टेक्स है, 3 भुजाएं हैं, तो 3 कोण भी होंगे, और कौन कौन से कोण होंगे और कोण को लिखा कैसे जाएगा ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले एक कोण यहां बनेगा, दूसरा कोण यहां बनेगा, तीसरा कोण यहां बनेगा। और कोण को लिखने का एक्चुअल फॉर्म बताइए क्या होता है, कि जैसे हम ए एंगल को लिखना चाहते हैं तो ए को बीच में रखना होगा। हमने कहा था कि जिस एंगल को लिखना होता है उसको आप बीच में रखते हैं। हम ए एंगल को लिखना चाहते हैं तो इस एंगल को या तो हम बी ए सी लिख सकते हैं, या तो इसी को घुमा के सी ए बी लिख सकते हैं। बात समझ में आ गया होगा। तो अब हम लिखते हैं, एक ही बार इसको लिखेंगे बी ए सी, तो इस एंगल को हम लिखते हैं क्या, बी ए सी, ठीक है। दूसरे एंगल की अगर हम बात करें, बी को लिखना है, तो अगर बी को लिखना है तो हम लिख सकते हैं सी बी और ए। तो एंगल इसको लिख सकते हैं हम सी बी और ए, ठीक है। और अगर इस एंगल को लिखना है, इस वाले एंगल को, तो हम लिख सकते हैं ए सी बी। तो एंगल क्या लिखा जाएगा, ए सी बी। यानी आप देखिए ए एंगल को लिखना था, बी ए को बीच में रखे, बी एंगल को रखना था, बी को बीच में रखे, और सी एंगल को लिखना था, सी को बीच में। तो ये हमारे एंगल को लिखने का ये तरीका हुआ, आप बात को समझ सकते हैं। अब चलिए अब ध्यान से देखते हैं अब यहां तक। तो त्रिभुज के 3 प्रमुख अंग हो गए। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, 3 भुजाएं होती हैं, और 3 कोण होते हैं। यानी त्रिभुज के 9 अंग टोटल होते हैं, लेकिन उसके मुख्य आधार जो होता है वो 6 ही का होता है। जैसे 3 कोण और 3 भुजा को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखना है अब आगे। अब एक ट्रायंगल में हम लोग थोड़ा सा आगे चलें। जैसे अब हम एक ट्रायंगल को बनाते हैं तो मेजरमेंट के आधार पर एक बात बहुत ध्यान से रखना है, और यहां से अब हम लोग थोड़ा बदलाव करेंगे, अच्छी अच्छी बातों को अब पढ़ना शुरू करेंगे। जैसे अगर ए बी सी हम मानते हैं तो क्या होता है कि इसके लेंथ को, सामने वाली भुजा को हम स्मॉल ए के द्वारा दर्शाते हैं, इस बी को, सामने वाली भुजा को स्मॉल बी के द्वारा दर्शाते हैं, और इस सामने वाली भुजा को स्मॉल सी के द्वारा दर्शाया जाता है। तो आप लिख सकते हैं कि ए बी भुजा की जो लंबाई है वो सी है, बीसी भुजा की जो लंबाई है वो ए है, और सीए भुजा की जो लंबाई है वो बी है। तो आप इस तरह से दर्शा सकते हैं, और ये बहुत काम में आने वाला चीज है। अभी तक हम पूरा त्रिभुज का बेसिक कॉन्सेप्ट अब समाप्त कर चुके हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल कब आएगा, तो इसके लिए आप लोग पेशेंस बना के रखेंगे, बिल्कुल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल आएगा, और एक एक को हम लोग फुल डिटेल में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ त्रिभुज ही अभी देखना शुरू करते हैं। अब देखिए कि त्रिभुज का निर्माण जो होता है वो कब कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते हैं, इस बात पर अब डिटेल से चर्चा करते हैं। यही बात बहुत डिबेट में आता है। तो आप एक हेडिंग लिखिएगा बहुत ध्यान से, त्रिभुज के किसी 2 भुजा, त्रिभुज के किसी 2 भुजा का योग
त्रिभुज के किसी दो भुजा का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी होती है। इस लाइन का मतलब हम समझाते हैं। जैसे आपको इंग्लिश में लिखना है तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं कि सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ठीक है, इस बात को अब बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि इस पे एसएससी भी क्वेश्चन पूछ चुकी है और बहुत एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन वन लाइनर आया है, बहुत छोटा सा जवाब होता है, लेकिन बहुत लोगों को ये कॉन्सेप्ट पता नहीं होता है, तो वो गलती कर बैठते हैं। अब इस लाइन को हम एक एक करके तोड़ेंगे और आपको बहुत स्लो वे में और एकदम सावधानी से इस बात को आपके दिमाग में उतार देंगे। आप बहुत ध्यान से देखिए। जैसे कि अब अगर हम ABC एक ट्रायंगल बना ले यहां, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, और इस बात को हम प्रूफ कर रहे हैं। लिखा हुआ है कि त्रिभुज के किसी दो भुजा का योग, आप त्रिभुज के किसी भी दो भुजा को उठा लीजिए और उसका योगफल कर लीजिए, वो तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी होती है, यानी तीसरे साइड से हमेशा बड़ा होगा। जब तक इस कंडीशन को फॉलो करेगा तभी तक ट्रायंगल बन सकता है, और नहीं तो ट्रायंगल का निर्माण नहीं हो सकता है। ये बात आप समझे होंगे। जैसे अगर हम बात करें, क्या बोला जाएगा, A के सामने वाली भुजा को हम A रखते हैं, B के सामने वाली भुजा को हम B रखते हैं, और C के सामने वाली साइड को हम C रखते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं कैसे कैसे। यहां पर कंडीशन नंबर 1 की बात करते हैं। हम हर भुजा को आपको चेक करके दिखाएंगे और ये बात बताएंगे कि कैसे कैसे ये इंप्लीमेंटेशन हमको एग्जामिनेशन में करना है। तो लिखा हुआ है कि त्रिभुज के किसी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी होती है। यानी किसी दो भुजाओं को पहले हम उठा लेते हैं, तो हम पहला भुजा उठा लिए A को और दूसरा भुजा उठा लिए B को, और दो भुजाओं का योग, किसी भी दो भुजा, कोई भी दो भुजा आप उठा सकते हैं, अगर इन दोनों को आप जोड़ देते हैं A प्लस B, तो ये तीसरी भुजा से ये हमेशा बड़ी होगी, यानी A प्लस B जो होगा वो ग्रेटर देन होगा C से। बात को फिर से समझते हैं, एग्जांपल के थ्रू और इस बात को डिटेल करेंगे। चलिए, दूसरा नंबर बात है, हमने क्या कहा कि अगर किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के योग को उठा लिया जाता है तो वो तीसरी भुजा से बड़ी होती है। जैसे हमने क्या उठाया, AB को उठाया, इस बार हम क्या करते हैं, B और C भुजाओं को उठाते हैं और B और C को जोड़ते हैं। जैसे ही हमने B प्लस C को जोड़ा और जैसे ही ये जोड़ा, तो ये तीसरी जो भुजा हमारे पास लेफ्ट बची हुई थी A, वो ये दोनों का योग इससे बड़ा हो जाएगा, तभी आप ट्रायंगल का निर्माण कर सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल ट्रायंगल का निर्माण नहीं होने वाला है। और अगर हम तीसरा पॉइंट की बात करें कि हमने A प्लस B को जोड़ लिया, B प्लस C को जोड़ लिया, अब हमारे पास दो भुजाएं बची A और C, तो हम A और C को भी जोड़ देते हैं। तो जैसे ही A और C दो भुजाओं को योग को जोड़ेंगे, वो तीसरी भुजा से ऑटोमेटिक बड़ी हो जाएगी, यानी B हो जाएगा। तो ये कंडीशन रहा। इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी हम समझाते हैं। जैसे आप इसको नोट कर लेंगे, तो हम लोग अब एक देखते हैं क्या यहाँ पे कि अगर त्रिभुज में, अब एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग चलते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ट्रायंगल बन सकता है कि नहीं, और ट्रायंगल बन सकता है तो कैसे। एक यहां लिखा हुआ था 4, एक यहां लिखा हुआ है 5, और एक यहां लिखा हुआ है 6। ठीक है, तो आप ट्रायंगल बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, इस बात को आप कैसे चेक करेंगे, 4, 5, 6 से ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। अब आप बहुत ध्यान से देखेंगे, किन्हीं दो भुजाओं को हम जोड़ेंगे। ठीक है, अब वहां पर ना लिख के हम 4, 5, 6 को यहां भी लिख सकते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए, एक भुजा दे दी गई है और पूछा गया है कि क्या हम 4, 5, 6 एक आपको भुजा दे रहे हैं और पूछ रहे हैं क्या इससे ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। बस इतना सा बात पूछ रहे हैं हम, छोटा सा। तो आपका कहना क्या होगा कि त्रिभुज के किसी दो भुजाओं को उठा लीजिए और उनको ऐड कर दीजिए, और ऐड करने के बाद अगर वो तीसरी भुजा से बड़ी है तभी ये बनेगा, नहीं तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो जैसे अगर हम इन दोनों भुजाओं को उठाएं, आपको तीनों कंडीशन चेक करना होगा। तो 4 और 5 कितना होगा, 9। अब देखिए तीसरी भुजा कितनी है, 6।
तो क्या इन दोनों का योग हम ऐसे दिखाते हैं, 4 और 5 हो गया और ये कितना होगा 6। ठीक है, बहुत डिटेल में हम चल रहे हैं यहाँ पे। तो 4 5 कितना हो गया 9, दो भुजा का योग 9 है और ये इससे बड़ी है, इसका मतलब ये चीज इसको सेटिस्फाई कर रहा है, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बिल्कुल बड़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे कंडीशन पर अब हमको चेक करना होगा 5 6 को। जब हम जोड़ेंगे 5 और 6 कितना आएगा बताइए, 11। बच कौन गई तीसरी भुजा, 4। अब आप चेक करेंगे क्या 11 जो है वो 4 से बड़ा है, तो दोनों भुजाओं का योग जो है तीसरी भुजा से यहां भी बड़ी है, यानी तीसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी ट्रायंगल का निर्माण हो सकता है। अब तीसरा जो होगा इन दोनों को लेके बेस पर जोड़ेंगे, तो 6 और 4 को हम लोग ऐड करते हैं। जैसे ही 6 4 को ऐड करेंगे तो 5 एक भुजा बच गई और 6 4 10 जो होगा इससे ग्रेटर देन में होगा 5 से। अब आप क्या देख रहे हैं कि ये जो 4 5 से 6 से हम त्रिभुज का निर्माण बिल्कुल भी कर सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम इससे ट्रायंगल का निर्माण कर सकते हैं। चलिए और भी एग्जांपल हम उठाते हैं आपके सामने में, देखिए और भी एग्जांपल उठाते हैं। जैसे हमारे पास एक लिखा हुआ है संख्या 2 3 4। ठीक है, अब क्या इससे हम ट्रायंगल का निर्माण कर सकते हैं, इस बात को हमको देखना है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को जोड़ देते हैं। 2 और 3 5, दो भुजाओं को जोड़ने पर तीसरी भुजा से बड़ी हो रही है, बिल्कुल ठीक है पहला पॉइंट। अब पहले इन दोनों को जोड़ें, ये छूटा, अब इन दोनों को जोड़ते हैं, देखिएगा तो 4 और 3 क्या हो गया 7, और 7 जो है दो भुजाओं का योग इससे बड़ा है, तो ये भी ट्रायंगल का निर्माण कर देगा। अगला देखिएगा ध्यान से, अब तीनों सेटिस्फाई होगा तभी तो यहां पर 4 और 2 कितना आ रहा है 6, और 6 3 से बड़ा हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं कि 2 3 4 रेखाखंड के द्वारा हम लोग त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं। चलिए बात समझ में आ गया होगा इतना, तो हम लोग अब आगे बढ़े। ठीक है, अब इस पर कुछ क्वेश्चंस आए हैं, उस क्वेश्चन की चर्चा हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं, आपको ध्यान रखना है ये सब बात। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस से एक त्रिभुज बन सकता है, और आपके सामने 4 ऑप्शंस रखे गए थे, 2 3 4 6 3 2, सबको हम चेक करेंगे ताकि आपको पूरा बात समझ में आए। 3 1 और एक जो था वो 8 2 और 3 था। ठीक है, ये हमारे पास था, और किससे त्रिभुज बन सकता था। आपने जब हम चेक करना शुरू करेंगे तो यहां से शुरू करते हैं, देखिएगा ध्यान से, 2 3 5 तीसरी भुजा से बड़ी है, 4 3 7 2 से बड़ी है, तो ये भी 2 तो ठीक हो गया, 4 2 6 3 से बड़ी है, यानी इससे हम त्रिभुज का निर्माण बिल्कुल कर सकते हैं। अब क्या इसमें से हम त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं 6 3 2 से, बहुत ध्यान से आप देखेंगे। ठीक है, तो 6 3 क्या होगा 9, तो ये 2 से बड़ा हो जाएगा। अगर हम इन दोनों को जोड़ें, ध्यान दीजिएगा यही गड़बड़ हुआ, अब हम इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 2 और 3 5 हो जाएगा, और 5 जो है, अब ये भुजा 6 बची, ये तो 5 इससे छोटा हो गया ना, तो इसीलिए अब एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई ना करे तो हम बोल सकते हैं कि इससे ट्रायंगल नहीं बनाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं 7 3 1 की ट्रायंगल बना सकते हैं कि नहीं। अब आप देखिए 7 3 10 तो 1 से बड़ा होगा, एक कंडीशन सेटिस्फाई किया। अगर हम बोल रहे हैं 3 और 1 4, तो 4 तो यहां दिखाया, लेकिन एक भुजा 7 बच गई, दो भुजाओं का योग छोटा हो गया तीसरी भुजा से, इसलिए ये भी ट्रायंगल को नहीं फॉर्म करेगा। तीनों में से अगर एक भी कंडीशन खत्म, इसका मतलब कहानी खत्म, हम नहीं बना सकते ट्रायंगल को। आगे देखिएगा, अगर हम 8 2 3 का बात कर ले, क्या इससे हम ट्रायंगल बना सकते हैं 8 2 3 से? तो देखिए 8 2 3 से ट्रायंगल बनाएंगे, 8 2 10 और तीसरी भुजा से ये बड़ी है, लेकिन अगर हम ये जोड़ दे 2 3 5, तो इनके दो भुजाओं का जो योग है वो 8 से छोटा हो जा रहा है, यानी हम इससे भी ट्रायंगल नहीं बना सकते हैं। तो ये आपका पूरा
तरीका हुआ कि ट्रायंगल को हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं, किस आधार पर फॉर्म कर सकते हैं, ये तरीका हमने आपको सिखाया है। चलिए एक ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा जो आप होमवर्क में करके आएंगे, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप इसको बना के लाएंगे और आंसर जो होगा आप कमेंट में, ठीक है, आप कमेंट में डालेंगे, जो भी आंसर आएगा अपना आंसर कमेंट में लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिए और अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।